दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रॉबर्ट ग्रीन के द्वारा लिखी गई पुस्तक शक्ति के 48 नियम। आज हम इस बुक के समरी के बारे में बात करेंगे। उसके बाद आपको इस बुक को पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। इसकी सारी महत्वपूर्ण बातें मैं आपके लिए एक ही वीडियो में लेकर आया हूँ। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं शक्ति के 48 नियम जो रॉबर्ट ग्रीन के द्वारा लिखी गई है। इस पुस्तक में आपके लिए दोस्तों, इस पुस्तक में वैसे तो शक्ति के 48 नियम के बारे में बताया गया है, लेकिन हम आज वैसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसे आप अपने जीवन में यूज कर अपने आप को इस सोसाइटी में अच्छे से प्रेजेंट कर सकें। इसके पहले नियम की बात करें तो इसमें यह बताया गया है कि अपने इरादे हमेशा छिपा कर रखें। इसके अंतर्गत आप किस उद्देश्य से काम कर रहे हैं यह जाहिर नहीं होने दें। इससे लोग अंधेरे में रहेंगे और अपनी योजना नहीं बना पाएंगे। अगर उन्हें इस बात का अंदाज़ा ही हो जाएगा कि आप क्या करना चाहते हैं तो वे अपनी रक्षा की योजना नहीं बना सकते। इस तरह आप उन्हें गलत दिशा में काफ़ी दूर तक ले जा सकते हैं और काफ़ी समय तक गुमराह कर सकते हैं। जब तक उन्हें आपके इरादों का एहसास होगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। जो योग्य सेनापति शत्रु पर अचानक हमला करने का इरादा रखता है वह अपने शत्रु को अपने इरादे की भनक भी नहीं लगने देता है। अपने उद्देश्य और अपनी प्रगति को छिपाएं। अपनी योजनाओं को तब तक प्रकट ना करें जब तक कि उसका विरोध करना असंभव ना हो जाए। जब तक कि युद्ध पूरा नहीं हो जाए, युद्ध की घोषणा करने से पहले ही विजय हासिल कर लें। उन सेनापतियों का अनुसरण करें जिनकी योजनाएं सिर्फ उन्हें बर्बाद इलाकों को मालूम होती है जहां से वे अपनी सेना लेकर गुजरते हैं। इस पुस्तक के दूसरे अध्याय में हमें यह बताया गया है हमें ज़रूरत से हमेशा कम बोलना चाहिए। इस अध्याय में बताया गया है कि लोगों को शब्दों से प्रभावित करने की कोशिश ना करें। आप जितना ज़्यादा बोलेंगे उतने ही ज़्यादा साधारण दिखेंगे और आपका नियंत्रण उतना ही कम होता जाएगा। अगर आप अपनी बात को अस्पष्ट, गोलमोल और अजीब रखेंगे तो आपकी नीरस बात भी मौलिक लगेगी। सशक्त लोग कम बोलकर प्रभावित करते हैं और रौबदार दिखते हैं। इस बात की ज़्यादा संभावना होती है कि ज़्यादा बोलते समय आपके मुंह से कोई ना कोई मूर्खतापूर्ण बात निकल ही जाएगी। अधीनस्थों के बोलने से पहले कभी अपने होंठ ना हिलाएं। मैं जितनी ज़्यादा देर तक चुप रहता हूँ दूसरे उतनी ही जल्दी बोलने लगते हैं। जब वो बोलते हैं तो मैं उनके शब्दों से उनके असली इरादे समझ सकता हूँ। अगर सम्राट रहस्यमय ना हो तो मंत्रियों की तो चांदी ही हो जाएगी। इसीलिए अपने जीवन में हमेशा कोशिश करें कि आप जितना कम बोल पाएं उतना ही आपके लिए बेहतर होता है। आगे के अध्याय में हमें अपने प्रतिष्ठा के बारे में बताया गया है। इस बुक के अकॉर्डिंग प्रतिष्ठा पर बहुत कुछ निर्भर करता है और हमें हर कीमत पर इसकी रक्षा करनी चाहिए। प्रतिष्ठा शक्ति की नींव है। सिर्फ प्रतिष्ठा के माध्यम से ही आप दबदबा कायम कर सकते हैं और विजय पा सकते हैं। एक बार भी फिसल जाने पर आप असुरक्षित हो जाएंगे और आप पर सभी दिशाओं से हमला होने लगेगा। ऐसी प्रतिष्ठा बनाएं कि उस पर कोई हमला ना कर सके। हमेशा संभावित हमलों के बारे में सचेत रहें और उनके होने से पहले ही उन्हें खत्म कर दें। इस दौरान अपने शत्रुओं की प्रतिष्ठा में सेंध लगाकर उन्हें नष्ट करना सीखें। फिर दूर खड़े हो जाएं और जनता को उसकी आलोचना करने दें। शुरुआत में आपको किसी एक विशेष गुण की प्रतिष्ठा बनाने के लिए मेहनत करनी चाहिए, चाहे यह उदारता हो, ईमानदारी हो या चतुरता हो। यह गुण आपको दूसरों से अलग कर देता है और इसके कारण दूसरे आपके बारे में बात करने लगते हैं। उसके बाद आप अपनी प्रतिष्ठा का प्रचार ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में करें। कुछ समय बाद जंगल में लगी आग की तरह यह तेज़ी से फैल जाएगी। ठोस प्रतिष्ठा आपके वजन को बढ़ाती है
और आपकी मेहनत के बिना आपकी शक्तियों को बढ़ा चढ़ा कर दिखाती है। यह आपके चारों तरफ आभा मंडल भी बना सकती है, जिसमें लोगों के मन में आपके प्रति सम्मान, यहाँ तक कि भय भी जाग जाएगा। इससे व्यक्ति में विश्वास जागता है। साधारण लोग बड़ी आसानी से ऐसे व्यक्ति पर विश्वास कर लेते हैं, क्योंकि उनके लिए बहुमत की राय महत्वपूर्ण होती है। अगले अध्याय में हमें यह बताया गया है कि हर कीमत पर सबका ध्यान आकर्षित करें। हर चीज़ का मूल्यांकन दिखने के आधार पर किया जाता है। जो नज़र नहीं आता है उसका कोई भी मूल्य नहीं होता है। इसलिए भीड़ का हिस्सा ना बने और गुमनामी में दफन होकर ना रह जाएं। सबसे अलग हटकर दिखें। हर कीमत पर लोगों के नज़र में रहें। नीरस और भीरू जनता से ज़्यादा महान, ज़्यादा दिलचस्प और ज़्यादा रहस्यमय दिखकर ऐसा चुंबक बन जाए जो सबका ध्यान अपनी ओर आकृष्ट कर सके। एक बार लोगों की नज़र में चढ़ने के बाद आपको उनका ध्यान आकर्षित करने के नए नए तरीके खोजने होंगे। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो लोग उससे ऊब जाएंगे और आपकी तरफ ध्यान देना बंद कर देंगे। इस खेल में निरंतर सावधानी और रचनात्मकता की ज़रूरत होती है। स्वयं को प्रदर्शित करें और सबकी नज़रों के सामने रहें। जो दिखता नहीं है, एक तरफ से उसका अस्तित्व ही नहीं होता है। रोशनी के कारण ही दुनिया दिखाई देती है। प्रदर्शन से कई खाली स्थान भरते हैं, कई कमियां ढकती है और नया जीवन मिलता है। रॉबर्ट ग्रीन अपने आगे के अध्याय में हमें यह बताते हैं कि अपने लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए दूसरों की समझदारी, ज्ञान और मेहनत का इस्तेमाल करें। इस तरह से आप न सिर्फ अपना बहुमूल्य समय और ऊर्जा बचाएंगे, बल्कि इससे यह छवि भी बनेगी कि आप बहुत कार्यकुशल और तीव्र हैं। लोग आपको याद रखेंगे और आपके सहायक गुमनामी के अंधेरे में खोकर रह जाएंगे। दूसरों से जो काम करवा सकते हो उसे खुद कभी ना करें। इस नियम का सार है, काम दूसरों से करवाना सीखें और श्रेय खुद लें, ताकि लोगों को यह लगे कि आप में अनूठी शक्ति है। गिद्ध जंगल के सभी जीवों में उसका काम सबसे आसान होता है। दूसरों की कड़ी मेहनत से उसका काम आसान बन जाता है। उनके मारने से उसे भोजन मिलता है। गिद्ध के जैसे निगाह जमाए रखें। जब दूसरे कड़ी मेहनत करते हैं तो वह उनके ऊपर मंडराता रहता है। उसे बुरा ना माने, बल्कि उसके साथ जुड़ जाएं। इस छोटे से जीवन में सीखने को बहुत कुछ है और ज्ञान के बिना जिंदगी अर्थहीन है। इसलिए सबसे ज्ञान हासिल करना एक उत्कृष्ट तकनीक है। दूसरों की जीतोड़ मेहनत के बल पर आप महानता की प्रतिष्ठा हासिल कर सकते हैं। आगे रॉबर्ट ग्रीन यह बताते हैं, बहस से नहीं, लोगों को अपने कामों से जीतो। बहस से मिलने वाली क्षणिक विजय दरअसल खोखली होती है। इससे सामने वाले के विचार नहीं बदलते हैं। इसके बजाय उसके मन में द्वेष और दुर्भावना उत्पन्न होती है, जो काफ़ी समय तक कायम रहती है। कुछ बोले बिना अपने कार्यों से दूसरों को प्रभावित करना बहुत ज़्यादा असरदार होता है। बोले नहीं, बल्कि काम करके दिखा दें। इससे सामने वाले को आपके ऊपर भरोसा और विश्वास बनता है। इसे समझ लें, शब्द चवन्नी के 100 मिलते हैं। हर कोई जानता है कि बहस करने के आवेश में हम अपनी बात के समर्थन में कुछ भी कह जाते हैं। काम के माध्यम से अपने विचार प्रकट करने से आपके विरोधी रक्षात्मक नहीं हो तो पाते हैं। काम के माध्यम से अपने विचार प्रकट करने से आपके विरोधी रक्षात्मक नहीं होते हैं, इसलिए वे आसानी से आपकी बात मान जाते हैं। बहस के बजाय कार्य से शाब्दिक और भौतिक दोनों रूपों में अपनी बात मनवाना ज़्यादा कारगर होता है। इसलिए रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, कभी बहस ना करें। समाज में किसी भी चीज़ पर बहस नहीं होनी चाहिए। सिर्फ परिणाम देने पर अपना ध्यान केंद्रित करें। इस पुस्तक के आगे के अध्याय में हमें यह बताया जाता है कि दुखी और बदकिस्मत लोगों से बचकर रहें। आप किसी दूसरे के दुख से मर सकते हैं। हो सकता है आपको लगे कि आप डूबते आदमी की मदद कर रहे हैं, लेकिन याद रखें कि ऐसा करके आप सिर्फ अपनी मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। बदकिस्मत लोग बदकिस्मती को अपनी ओर आकर्षित करते हैं।
अगर आप उनकी मदद करेंगे तो बदकिस्मती आपकी तरफ भी आकर्षित हो जाएगी। इसीलिए सुखी और खुशकिस्मत लोगों के साथ रहें। इस बात को समझ लें, शक्ति के खेल में यह बेहद महत्वपूर्ण है कि आप कैसे लोगों के साथ जुड़े हैं। बुरे प्रभाव का सिर्फ एक ही समाधान है, बचकर रहना। खुशकिस्मत लोगों को पहचानें ताकि आप उनके साथ रहने का निर्णय ले सकें। बदकिस्मत लोगों को भी पहचानें ताकि आप उनसे बच सकें। दुर्भाग्य आमतौर पर मूर्खता के कारण आता है और इसके शिकार लोगों से ज़्यादा संक्रमण और कोई नहीं होता। अपने दरवाज़ों को छोटे से छोटे दुर्भाग्य के लिए भी ना खोलें, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो उसके पीछे पीछे बहुत से दुर्भाग्य चले आएंगे। दूसरे के दुख से ना मरें। आगे हमें यह बुक एक महत्वपूर्ण बात यह बताती है कि लोगों को अपने पर निर्भर बनाना सीखें। अपनी स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए आपको ऐसा बनना चाहिए ताकि लोगों को हमेशा आपकी ज़रूरत पड़े और वो आपको चाहे। आप पर जितना ज़्यादा भरोसा किया जाएगा, आपके पास उतनी ही ज़्यादा स्वतंत्रता होगी। कुछ ऐसा करें ताकि दूसरे अपने सुख समृद्धि के लिए आप पर निर्भर बन जाएं। ऐसा करने के बाद आपको किसी चीज़ का डर नहीं रहेगा। लोगों को इतना ही सिखाएं कि आपके बिना उसका काम ना चल पाए। उन लोगों के जैसा बिल्कुल ना बने जो यह गलती से मान लेते हैं कि आत्मनिर्भरता सबसे बड़ी शक्ति है। शक्ति संपन्न बनने के लिए लोगों से संबंध बनाना जरूरी है। आपको समर्थकों, प्यादों या कमज़ोर मालिकों की ज़रूरत हमेशा पड़ेगी। अगर आप खुद को अनिवार्य नहीं बना पाते हैं तो पहला मौका मिलते ही आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। इन बातों के लिए आपको जीनियस होने की ज़रूरत नहीं है। आपको तो बस एक ऐसी योग्यता की ज़रूरत है जो आपको भीड़ से अलग कर दे। इन बातों को समझने के लिए रॉबर्ट ग्रीन हमें एक कहानी के माध्यम से इन बातों को आसानी से समझाते हैं। वो कहते हैं, जब निक्सन ने व्हाइट हाउस में बैठने के बाद बहुत से लोगों को निकाला तो हेनरी किसिंजर बच गए। इसलिए नहीं क्योंकि निक्सन की नज़र में किसिंजर से ज़्यादा अच्छा कूटनीतिज्ञ नहीं था। कई कूटनीतिज्ञ किसिंजर से ज़्यादा निपुण थे। इसलिए भी नहीं क्योंकि दोनों में अच्छी पड़ती थी। उनके विश्वास और राजनीतिक विचार भी अलग अलग थे। किसिंजर इसलिए बच गए क्योंकि उन्होंने राजनीतिक तंत्र के इतने सारे क्षेत्रों में घुसपैठ कर ली थी कि उन्हें हटाने से भारी अव्यवस्था का माहौल बन जाता। यह ना सोचे कि अगर आपका मालिक आप पर निर्भर है तो वह आपसे प्रेम भी करेगा। सच तो यह है कि वह आपसे द्वेष करेगा और डरेगा। लेकिन जैसे मैकियावेली ने कहा था, प्रेम के बजाय लोगों में डर उत्पन्न करें। डर को तो आप नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन प्रेम को आप कभी नियंत्रित नहीं कर सकते। प्रेम या मित्रता जैसे सूक्ष्म और बदलने वाले भाव पर निर्भर रहने से आप असुरक्षित बनते हैं। लोकप्रिय बनने से अच्छा तो यह है कि लोग आप पर निर्भर रहे और इस बात से डरे कि आपके चले जाने के कितने बुरे परिणाम होंगे। लोगों को अपने पर निर्भर बनाएं। इस तरह की निर्भरता से ऐसा बहुत कुछ हासिल हो सकता है जो शिष्टाचार से कभी नहीं हो सकता। जो अपनी प्यास बुझा लेता है वह तत्काल कुएं की तरफ पीठ कर देता है, क्योंकि अब उसे उसकी ज़रूरत नहीं होती। जब निर्भरता खत्म हो जाती है तो शिष्टता और सभ्यता भी खत्म हो जाती है, और उसके बाद सम्मान भी। अनुभव से आपको पहला सबक यह सीखना चाहिए कि आशा को जीवित तो रखें, लेकिन पूरी तरीके से संतुष्ट ना करें। आगे रॉबर्ट ग्रीन हमें यह भी बताते हैं कि मदद मांगते समय दया या कृतज्ञता की नहीं बल्कि स्वार्थ की दुहाई दें। अगर आपको किसी साथी की मदद चाहिए तो उसे यह याद ना दिलाएं कि आपने पहले उसकी कितनी मदद की है या उनके लिए कितने अच्छे काम किए हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो वह आपको नज़रअंदाज करने का कोई ना कोई तरीका खोज ही लेगा। इसके बजाय अपने आग्रह में किसी ऐसी चीज़ का इस्तेमाल कर दें जिससे उसे लाभ हो। इस लाभ को बढ़ा चढ़ाकर जोर शोर से बताएं। जब उसे यह लगेगा कि आपकी मदद करने के कारण उसका भला हो सकता है तो वह पूरे उत्साह से आपकी मदद करेगा। शक्ति के इस खोज में आपको बार बार अपनों से ज़्यादा शक्तिशाली लोगों से मदद मांगनी पड़ेगी, लेकिन मदद मांगना भी एक कला है। यह कला इस बात पर निर्भर करती है कि आपके सामने वाले को समझने में यह कला इस बात पर निर्भर करती है कि आप में सामने वाले को समझाने की कितनी क्षमता है, और यह भी कि आप अपनी और उनकी ज़रूरतों के फ़र्क को समझते हैं या नहीं। ज़्यादातर लोग मदद मांगने में सफल नहीं हो पाते क्योंकि वे अपनी ही इच्छाओं और ज़रूरतों में खोए रहते हैं। आत्मरुचि या स्वार्थ ही वह लीवर है जो लोगों को घुमाता है। एक बार जब आप उन्हें यह दिखा देते हैं कि आप किसी तरह से उनकी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं या उनके लक्ष्य तक पहुंचने में उसकी मदद कर सकते हैं, तो आपके आग्रह को पूरा करने की दिशा में सारी बाधाएं गायब हो जाएगी। शक्ति हासिल करने की राह में हर कदम पर आपको यह सीखना होगा
कि आप दूसरे व्यक्ति की तरह सोचें, उसकी ज़रूरतों और रुचियों को भांपें। आप अपनी भावनाओं के पर्दों को हटा दें, क्योंकि इससे सच्चाई धुंधली हो जाती है। अगर आप इस कला में पारंगत हो जाते हैं तो फिर आपकी सफलता की कोई सीमा नहीं रहेगी। अपनी किस्मत चमकाने का सबसे आसान और सबसे अच्छा तरीका लोगों को यह स्पष्टता से दिखाना है कि आपकी तरक्की में ही उसकी तरक्की छिपी हुई है। आगे के अध्याय में रॉबर्ट ग्रीन हमें यह समझाते हैं कि समाज में सम्मान कैसे पा सकते हैं। उन्होंने कहा है कि अगर आप समाज में सम्मान या कहीं भी सम्मान पाना चाहते हैं तो लोगों से दूरी बनाएं। कहीं भी बहुत ज़्यादा आने जाने से कीमत घटती है। रॉबर्ट ग्रीन ने अपने इस पुस्तक में आगे बताते हुए यह बताया है कि सम्मान पाने के लिए दूरी बनाएं। कहीं भी बहुत ज़्यादा आने जाने से कीमत घटती है। आप ज़्यादा जितना दिखते और बोलते हैं आप उतने ही साधारण नजर आते। अगर आप किसी समूह में स्थापित हो चुके हैं तो कुछ समय के लिए उससे दूर रहें। आपके अनुपस्थित रहने पर आपके बारे में ज़्यादा बातें होंगी और आपकी ज़्यादा तारीफ भी होगी। आपको बस यह सीख लेना चाहिए कि कब दूर रहना है। अभाव में हर चीज़ का मूल्य बढ़ जाता है। इस सिद्धांत का लाभ लें। इस दुनिया में सब कुछ अनुपस्थिति और उपस्थिति पर निर्भर करता है। आप अपनी प्रबल उपस्थिति से शक्ति और ध्यान को आमंत्रित करते हैं। इस नियम की सच्चाई को प्रेम प्रसंगों में सबसे आसानी से देखा जा सकता है। प्रेम प्रसंगों की शुरुआत में प्रेमिका की अनुपस्थिति से आपकी कल्पना की उड़ान उसे महिमामंडित कर देती है, लेकिन जब आप उसके करीब रहने लगते हैं तो यह आभामंडल धुंधला पड़ने लगता है। इसे रोकने के लिए आपको चाहिए कि आप सामने वाले से दूर हट जाएं। इस नियम का एक और रोजमर्रा का उदाहरण है जो इसकी सच्चाई को और भी स्पष्टता से बताता है। यह है अर्थशास्त्र में दुर्लभता का नियम। बाजार से किसी चीज़ को हटा दीजिए, उसका मूल्य तत्काल बढ़ जाएगा। 17वीं सदी में हॉलैंड के शाही परिवार चाहता था कि ट्यूलिप के फूल का महत्व बढ़े और यह स्टेटस सिंबल बन जाए। उन्होंने इस फूल की इतनी कमी पैदा कर दी, उसे हासिल करना इतना मुश्किल बना दिया कि ट्यूलिप की दीवानगी शुरू हो गई। कुछ ही समय में ट्यूलिप के एक फूल की कीमत उसके वजन के बराबर सोने से भी ज़्यादा हो गई। सूर्य का महत्व इसकी अनुपस्थिति से ही होता है। बारिश के दिन जितने लंबे होते हैं सूर्य का उतना ही इंतजार होता है, लेकिन लगातार गर्मी पड़ने पर सूर्य चुभने लगता है। अगर आप खुद को अनुपस्थित रखना सीख लोगे तो लोगों में आपकी मांग बढ़ जाएगी। सम्मान उत्पन्न करने के लिए दूरी बनाएं। लगातार आसपास रहने से शोहरत कम होती है, दूर रहने से यह बढ़ती है। दूर रहने पर जिस व्यक्ति को शेर माना जाता है, सामने होने पर वही सामान्य और मूर्ख लगने लगता है। ज़्यादा परिचित होने पर गुण अपनी चमक खो देता है, क्योंकि लोग आंतरिक गुणों के बजाय बाहरी चीज़ों को देखने लगते हैं। आगे इस पुस्तक में बताया जाता है कि अपनी सुरक्षा के लिए किले न बनाएं। एकाकीपन खतरनाक होता है। दुनिया खतरनाक है और दुश्मन हर जगह है। हर एक को अपनी रक्षा करनी पड़ती है। किला सबसे सुरक्षित नजर आता है, लेकिन किले में अलग अलग रहना आपको जितने खतरों से बचाता है उससे ज़्यादा खतरों को उत्पन्न करता है। यह आप तक बहुमूल्य जानकारी नहीं पहुंचने देता। यह आपको सबकी नज़रों में लाता है और नतीजा यह होता है कि आप आसान निशाना लक्ष्य बन जाते हैं। बेहतर होगा कि लोगों से मिले जुले, साथी खोजें, सबसे जुड़े। भीड़ के कारण आप अपने शत्रुओं से सुरक्षित रहेंगे। इंसान स्वभाव से सामाजिक होता है, इसलिए शक्ति सामाजिक आदान प्रदान और व्यवहार पर निर्भर होती है। खुद को शक्तिशाली बनाने के लिए आपको चीज़ों के केंद्र में रहना होगा। हर गतिविधि आपके चारों तरफ घूमनी चाहिए। आपको सड़क पर होने वाली हर चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए और हर उस आदमी की भी जो आपके खिलाफ साजिश रच रहा है। इसलिए जो अच्छा और समझदार होता है वह कभी किले नहीं बनाता है। आगे रॉबर्ट ग्रीन अपने पुस्तक में लिखते हैं, यह जाने कि आपके सामने कौन है। गलत व्यक्ति को नाराज ना करें। दुनिया में कई तरह के लोग होते हैं। आपको यह कभी नहीं सोचना चाहिए कि हर व्यक्ति आपकी गतिविधियों पर एक ही तरीके से प्रतिक्रिया करेगा। आगे के अध्याय में रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, यह जाने कि आपके सामने कौन है। गलत व्यक्ति को नाराज ना करें। दुनिया में कई तरह के लोग होते हैं। आपको यह कभी नहीं सोचना चाहिए कि हर व्यक्ति आपकी रणनीतियों पर एक ही तरीके से प्रतिक्रिया करेगा। कुछ लोगों के साथ जब धोखा या चालबाजी की जाती है तो वे बदला लेने की तलाश में अपनी बाकी की जिंदगी बिता देते हैं। वो भेड़ की खाल में भेड़िया होते हैं। अपने शिकारों और विरोधियों को सावधानी से चुनें, लेकिन कभी भी गलत व्यक्ति को धोखा ना दें या उन पर हमला ना करें। शक्ति की सीढ़ी पर चढ़ते समय आपका सामना कई तरह के विरोधियों, मूर्खों और शिकारों से होगा। शक्ति हासिल करने की कला का सर्वोच्च रूप यह पहचानना है कि कौन भेड़िया है, कौन भेड़, कौन लोमड़ी और कौन खरगोश। अगर आप इस फर्क को आसानी से पहचान लेते हैं तो आप किसी पर ज़्यादा दबाव डाले बिना ही सफल हो जाएंगे। लोगों की प्रकृति पहचानने और उसके अनुरूप व्यवहार करने का योग्यता बहुत महत्वपूर्ण है।
आगे रॉबर्ट ग्रीक समाज के 5 अलग अलग प्राणियों के सबसे खतरनाक और मुश्किल प्रकार बताए हैं। पहला, घमंडी व्यक्ति। हालांकि वह शुरुआत में इसे छिपा सकता है, लेकिन इस व्यक्ति का घमंड इसे बहुत खतरनाक बना देता है। अगर यह किसी भी तरह से अपमानित महसूस करता है तो यह पूरी उग्रता से बदला लेता है। दूसरा, बहुत असुरक्षित व्यक्ति। यह व्यक्ति घमंडी व्यक्ति से संबंधित है, लेकिन उससे कम हिंसक है। ऐसे व्यक्ति का पता लगाना ज़्यादा मुश्किल होता है। उसका ईगो नाजुक होता है, वह बहुत असुरक्षित होता है, और अगर उसे लगता है कि उसे धोखा दिया जा रहा है या उस पर हमला किया जा रहा है तो वह मन ही मन सुगबुगाता रहेगा। वह छुट-पुट हमले करता रहेगा जो इतने बड़े नहीं होंगे कि आपको नजर आए। अगर आपको लगता है कि आपने किसी ऐसे व्यक्ति को धोखा दिया है या नुकसान पहुंचाया है तो लंबे समय के लिए गायब हो जाएं। उसके आसपास ना रहें, वरना वह कुतर कर आपको नष्ट कर देगा। आगे रॉबर्ट ग्रीक संकालू व्यक्ति के बारे में बताते हैं। संकालू व्यक्ति दूसरे में वही देखता है जो वह देखना चाहता है। जो आमतौर पर सबसे बुरा पहलू होता है, वह यह कल्पना करता है कि हर व्यक्ति उसके पीछे पड़ा है। दूसरे लोगों के खिलाफ उसे उकसाने के लिए उसकी संकालू प्रकृति का इस्तेमाल करें। लेकिन अगर आप उसके शक का निशाना बन जाए तो सावधान रहें। लंबी याददाश्त वाला सांप। अगर इसे चोट पहुंचाई गई या धोखा दिया गया तो यह आदमी ऊपर से तो कोई गुस्सा नहीं दिखाएगा, लेकिन अंदर ही अंदर यह योजना बनाता रहेगा और इंतजार करता रहेगा। फिर जब वह हमला करने की स्थिति में होगा तो वह ठंडे दिमाग की चालाकी से बदला लेगा। इस सांप के प्रति दोगुना सावधान रहें, और अगर आपने उसे किसी तरीके का नुकसान पहुंचाया है तो या तो उसे पूरी तरीके से नष्ट कर दें या फिर उसे अपनी नज़रों से दूर कर दें। सामान्य, विनम्र और अक्सर बुद्धिहीन व्यक्ति। इतने अच्छे शिकार के बारे में सुनकर आपके कान खड़े हो गए होंगे, लेकिन इसे धोखा देना उतना आसान नहीं है। अक्सर किसी प्रलोभन का शिकार होने के लिए बुद्धि और कल्पना की जरूरत होती है। जिसमें कल्पना या बुद्धि नहीं है उसे संभावित पुरस्कारों का एहसास भी नहीं होगा। अज्ञानी आदमी चारा नहीं निगलेगा क्योंकि वह उसे पहचानेगा ही नहीं। वह बहुत बुद्धिहीन होता है। उस व्यक्ति के साथ खतरा यह नहीं है कि वह आपको नुकसान पहुंचाएगा या बदला लेगा, बल्कि सिर्फ यह है कि उसे धोखा देने की कोशिश में आप अपना समय, ऊर्जा, संसाधन और यहाँ तक कि बुद्धिमत्ता भी बर्बाद करेंगे। यह जान ले कि चाहे व्यक्ति कितना ही महत्वहीन या छोटा हो, वह कभी न कभी आपके काम आ सकता है। लेकिन अगर आपने उसका कभी अपमान किया है तो वह आपके काम नहीं आएगा। गलतियों को अक्सर माफ़ कर दिया जाता है, लेकिन अपमान को कभी माफ़ नहीं किया जाता। हमारा गर्व इसे हमेशा याद रखता है। आगे के अध्याय में यह बताया गया है कि किसी के पिट्ठू ना बने। मूर्ख व्यक्ति ही हमेशा पिट्ठू बनने के लिए दौड़ लगाता है। खुद के अलावा किसी भी व्यक्ति के पाले में ना जाएं। अपनी स्वतंत्रता कायम रखकर आप दूसरे के स्वामी बन जाते हैं और उनमें मनमुटाव फैलाते हैं और उन्हें अपनी तरफ दौड़ाते हैं। जब आप पिट्ठू नहीं बनते हैं, इससे सामने वाले को गुस्सा नहीं आता है, बल्कि उसके मन में आपके प्रति सम्मान उत्पन्न होता है। आप तत्काल शक्तिशाली बन जाते हैं क्योंकि आप उस समूह या व्यक्ति के प्रलोभन या बंधन से दूर रहते हैं जो ज़्यादातर लोग नहीं कर पाते हैं। शक्ति का यह आवामंडल समय के साथ बढ़ता जाता है। जब स्वतंत्र होने की आपकी छवि बढ़ती है तो ऐसे लोगों की संख्या बढ़ती जाती है जो आपका अपना पिट्ठू बनाना चाहते हैं और आपसे निष्ठा की उम्मीद रखते हैं। इच्छा वायरस की तरह होती है। अगर हम देखते हैं कि दूसरे लोग किसी को अपने साथ जोड़ना चाहते हैं तो हम भी उसे अपने साथ जोड़ना चाहेंगे। जिस पल आप पिट्ठू बन जाते हैं या समर्पित हो जाते हैं, यह जादू खत्म हो जाता है। अगर आप शक्तिशाली और प्रभावशाली बनना चाहते हैं तो खुद को प्रतियोगी शक्तियों के बीच रखें। किसी एक पक्ष को अपनी मदद के वादे से ललचाएं। दूसरा पक्ष जो हमेशा अपने दुश्मन से आगे निकलना चाहता है, अपने आप आपका पीछा करने लगेगा। जब दोनों ही पक्ष आपका ध्यान खींचने के लिए आपस में जूझेंगे तो आप बहुत प्रभावशाली और योग्य दिखने लगेंगे। किसी भी व्यक्ति के पक्ष में रहने का वादा ना करें, क्योंकि यह किसी दूसरे व्यक्ति का गुलाम बनना है। स्वतंत्रता किसी भी तोहफे से ज्यादा मूल्यवान होती है। आपको यह कोशिश नहीं करनी चाहिए कि आप किसी एक व्यक्ति पर ही निर्भर रहें, बल्कि आपको यह कोशिश करनी चाहिए कि कई लोग आप पर निर्भर रहे। सबसे बढ़कर खुद को सभी वायदों और एहसानों से मुक्त रखें। यह सामने वाले की चालें हैं ताकि वह आप पर हुकूमत कर सके। आगे यह पुस्तक हमें यह बताती है अपनी शक्तियों को केंद्रित करें। अपनी शक्तियों और ऊर्जा को सबसे मजबूत बिंदु पर केंद्रित करें। बहुत सी खानों को थोड़ा थोड़ा खोदने की कोशिश करने के बजाय एक ही समृद्ध खान को गहराई तक खोदने से ज्यादा फायदा होता है। केंद्रित प्रयासों की जीत होती है और निखरे हुए प्रयासों की हार होती है। अपनी प्रगति के लिए शक्ति के स्रोतों की तलाश करते रहें और समय अपनी प्रगति के लिए शक्ति के स्रोतों की तलाश करते समय एक मुख्य संरक्षक खोजें। ऐसी मोटी गाय जो आपको लंबे समय तक दूध देती रहे। दुनिया विभाजित है। यह
विभाजन महामारी की तरह फैला हुआ है। देशों में, राजनीतिक समूहों में, परिवारों में, यहाँ तक कि व्यक्तियों में भी हम सब पूरी तरह से विभाजित अवस्था में हैं और अपने मस्तिष्क को किसी एक दिशा में स्थिर नहीं रख पाते हैं, क्योंकि हमारा ध्यान हजारों दिशाओं में भटकता रहता है। आधुनिक दुनिया में संघर्ष का स्तर पहले से बहुत ऊंचा है और हमने इसे अपने जीवन में उतार लिया है। समाधान है खुद के भीतर वापस लौटना। सबसे शक्तिशाली बनना ही सबसे अच्छी रणनीति है। पहले तो सामान्य रूप से शक्तिशाली बने, फिर निर्णायक बिंदु पर अपनी शक्तियों को केंद्रित करें। पुस्तक में रॉबर्ट ग्रीक बताते हैं, मेरा हमेशा यह विश्वास रहा है कि जब कोई इंसान अपने दिमाग में कोई चीज ठान लेता है और उसकी योजना पर अमल करने में पूरी तरह से जुट जाता है तो वह अवश्य सफल होता है, चाहे राह में कितनी भी बाधाएं क्यों न हो। शक्ति की दुनिया में आपको लगातार अपने से ज्यादा शक्तिशाली लोगों की मदद की जरूरत होगी। शक्ति हमेशा एकाग्रता में निहित होती है। आप एक तीर से दो निशाने नहीं लगा सकते। अगर आपके विचार भटकते रहेंगे तो आपका निशाना दुश्मन के हृदय पर नहीं लगेगा। मस्तिष्क और तीर को एक बन जाना चाहिए। मानसिक और शारीरिक एकता से ही आपका तीर निशाने पर लगेगा और शत्रु के हृदय के पार निकल जाएगा। एकाग्रता को बिखराव से ज्यादा बहुमूल्य माने। पूर्णता संख्या में नहीं बल्कि गुणवत्ता में होती है। बहुत से काम करने में लगने वाला व्यक्ति कभी औसत से ज्यादा उठ नहीं पाता है। बहुत ज्यादा रुचियों वाले लोगों का दुर्भाग्य यह होता है कि वे हर मामले में हाथ तो डालते हैं लेकिन उनकी पकड़ किसी पर नहीं होती है। एकाग्रता से ऊंचा स्थान मिलता है और इससे इंसान बहुत ऊंचाई पर पहुंच जाता है। आगे रॉबर्ट ग्रीक बताते हैं कि अगर आप शक्ति को पाना चाहते हैं तो हमेशा खुद को नए सांचे में ढालने की कोशिश करें। समाज द्वारा लादी गई भूमिकाओं को स्वीकार ना करें। एक नई पहचान बनाकर खुद को नए सांचे में ढालें। अपनी एक ऐसी पहचान बनाएं जिसकी तरफ लोगों का ध्यान जाए और वो आपसे कभी ना उबे। दूसरों की बनाई छवि के हिसाब से जीने से बेहतर यह है कि आप अपनी छवि खुद बनाएं। अपने सार्वजनिक कार्यों और मुद्राओं में नाटकीय तरीकों का प्रयोग करें। इससे आपकी शक्ति बढ़ेगी और आपका कद जिंदगी में बड़ा नजर आएगा। जिस चरित्र के साथ आप पैदा होते हैं जरूरी नहीं है कि वह जिंदगी भर बरकरार रहे। यह जान लें कि आप एक अभिनेता हैं और आपको अपने हुलिये तथा भावनाओं का नियंत्रण अपने हाथ में रखना है। अगर कोई शासक या नेता अपनी सच्ची भावनाएं बता दे तो वह ज्यादा समय तक शासन नहीं कर सकता। इसलिए खुद पर काबू रखना सीखें। खुद को नए सांचे में ढालकर एक यादगार चरित्र का निर्माण करें। एक ऐसा चरित्र जो ध्यान आकर्षित करे, जो मंच पे खड़े बाकी अभिनेताओं से अलग और ऊपर दिखे। आप क्या करते हैं यह उतना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण तो यह है कि आप उसे कैसे करते हैं। अपनी शालीनता और सामाजिक मंच पर आपकी प्रभावशाली स्थिरता ज्यादा महत्वपूर्ण है। समझदार कैसे बने, विद्वानों के बीच में विद्वान बने, संतों के बीच में संत। यह सबका दिल जीतने की कला है। समान लोग समान लोगों को आकर्षित करते हैं। स्वभाव पे ध्यान दें और जिससे भी मिले उसके अनुरूप ढल जाएं। गंभीर या मजाकिया व्यक्तियों की बातों का उन्हीं के अंदाज में जवाब दें। अपने मूड को समझदारी से बदल लें। आगे रॉबर्ट ग्रीक अपने पुस्तक में बताते हैं, अगर आप किसी काम में उतरना चाहते हैं तो बहादुरी के साथ काम करने उतरें। अगर आपको किसी काम में सफलता मिलने का यकीन नहीं है तो उसे करने की कोशिश ना करें। आपकी शंका और हिचक इसकी सफलता में बाधा डालेगी। संकोच खतरनाक है। बेहतर यह है कि बहादुरी से मैदान में उतरा जाए। साहसिक गलतियों को ज़्यादा साहस दिखाकर सुधारा जा सकता है। हर व्यक्ति बहादुर व्यक्ति की प्रशंसा करता है, कोई भी कायर का सम्मान नहीं करता है। हम में से ज़्यादातर लोग डरपोक होते हैं। हम तनाव और संघर्ष से बचना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सब लोग हमें पसंद करें। साहसिक कामों के बारे में हम सोच तो सकते हैं लेकिन हम शायद ही उन्हें कभी करते हैं। हम परिणामों से आतंकित हो जाते हैं और दहशत में आ जाते हैं कि दूसरे लोग हमारे बारे में जाने क्या सोचेंगे। हम यह सोचकर रुक जाते हैं। आप यह जानकर हैरान होंगे कि बहुत कम लोग साहसी पैदा होते हैं। यहाँ तक कि नेपोलियन को भी युद्ध के मैदान में यह आदत डालनी पड़ी, क्योंकि वह जानता था कि यह जिंदगी और मौत का मामला है। आपको अपनी साहसिकता का अभ्यास और विकास करना चाहिए। आपको इसके बहुत से मौके मिलेंगे। शुरू करने की सबसे अच्छी जगह अक्सर समझौते की चर्चाओं का नाजुक संसार है, खासकर ऐसी चर्चाएं जिसमें आपसे अपनी खुद की कीमत तय करने को कहा जाता है। अक्सर हम अपनी कीमत बहुत कम लगाते हैं। साहसिक कदम से आप वास्तविकता से बहुत ज़्यादा बड़े और शक्तिशाली दिखते हैं। अगर आप सांप की तरह चोरी और तेज़ी से हमला कर देते हैं तो इससे और ज़्यादा डर पैदा होता है। साहसिक काम करके आप एक परंपरा डाल देते हैं। बाद की मुलाकातों में लोग आपके अगले वार की दहशत से रक्षात्मक रहेंगे। शेर अपने काम में कोई चूक नहीं करता है। उसकी हरकतें बहुत तेज होती है। उसका जबड़ा बहुत शक्तिशाली होता है। कायर खरगोश खतरे से बचने के लिए चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन भागने की जल्दी में यह उसके जाल में फंस जाता है और अपने शत्रु के जबड़े में पहुंच जाता है।
मैं निश्चित रूप से सोचता हूँ कि सावधान होने के बजाय साहसी होना बेहतर है, क्योंकि तकदीर एक महिला है और अगर आप उसके स्वामी बनना चाहते हैं तो यह जरूरी है कि आप उसे शक्ति द्वारा जीतें। साफ दिखता है कि तकदीर बहादुर लोगों के अधीन रहती है, जबकि कायर लोगों के पास भी नहीं भटकती है। इसलिए महिला की तरह तकदीर भी हमेशा युवाओं की प्रेयसी होती है, क्योंकि वे कम सावधान और ज़्यादा उत्साही होते हैं तथा वे ज़्यादा साहस दिखाकर उसके स्वामी बन जाते हैं। आगे के अध्याय में रॉबर्ट ग्रीक बताते हैं कि अपनी योजना को पूरे अंत तक बनाएं। अंत ही सब कुछ है। अंत तक पहुंचने की पूरी योजनाएं बनाएं। उन सभी संभावित परिणामों, बाधाओं और किस्मत के उतार चढ़ाव पर विचार करें जो आपकी कड़ी मेहनत पर पानी फेर सकते हैं और उसका श्रेय दूसरों को दे सकते हैं। अंत तक की योजना बनाने से आप परिस्थितियों के शिकार नहीं होंगे और यह जान जाएंगे कि कब रुकना है। किस्मत को धीरे से राह दिखाएं और बहुत आगे तक विचार करके अपने भविष्य को तय करें। चूंकि ज़्यादातर लोग वर्तमान में कैद रहते हैं, इसलिए वे इस तरह की दूरदर्शितापूर्ण योजना नहीं बना पाते। इसी कारण जब कोई तात्कालिक खतरों और आनंदों को नजरअंदाज करता है तो वह शक्तिशाली बन जाता है। घटनाएं होने पर प्रतिक्रिया करना स्वाभाविक मानवीय गुण है। घटनाओं को पहले से भांपकर योजना बनाना शक्ति की निशानी है। जब आप कई कदम आगे तक देखेंगे और अंत तक की योजना बना लेंगे तो आप भावनाओं के प्रलोभन में नहीं फंसेंगे और तत्काल प्रतिक्रिया करने की इच्छा से भी बचेंगे। आपकी स्पष्टता को आपको तनाव नहीं होगा और आप उलझन में भी नहीं रहेंगे, जिस कारण इतने सारे लोग अपने कामों में असफल रहते हैं। आप अंत देखते हैं और आप राह में किसी तरह का परिवर्तन बर्दाश्त नहीं करते हैं। विशेषज्ञों की माने तो खुद को मुसीबत से बाहर निकालने के बजाय यह ज़्यादा आसान है कि मुसीबत के अंदर जाया ही ना जाए। हमें सरकंडे के विपरीत व्यवहार करना चाहिए। सरकंडे का तना पहले तो सीधा और लंबा होता है, लेकिन बाद में इसमें गांठें पड़ जाती है। ऐसा लगता है जैसे यह थक गया हो और अब इसमें पुराना उत्साह या उमंग नहीं बचा हो। हमें कम ठंडेपन से धीरे धीरे शुरू करना चाहिए। संघर्ष के लिए अपनी सांसें बचाकर रखना चाहिए और अपने सबसे उत्साहपूर्ण प्रहारों को अंत के लिए बचाकर रखना चाहिए। जब हम कोई काम शुरू करते हैं तो प्रायः शुरुआत में हम उन्हें दिशा देते हैं और वे हमारे बस में होते हैं, लेकिन एक बार शुरू होने के बाद वे हमें दिशा देने लगते हैं और हमें अपने बस में कर लेते हैं। आगे यह पुस्तक हमें बताती है कि आपका काम सहज नजर आना चाहिए, जैसे आपने उन्हें आसानी से कर दिया हो। आपके काम में जितनी मेहनत, कोशिश और चतुर चालें लगी हैं, उन्हें छिपाया जाना चाहिए। जब ऐसा लगता है कि आपने बिना खास कोशिश के काम कर दिया है तो एक छवि बनती है कि आप अगर कोशिश करेंगे तो बहुत ज़्यादा काम कर सकते हैं। आप कितनी कड़ी मेहनत करते हैं यह बताने के प्रलोभन से बचें, क्योंकि इससे सिर्फ सवाल उठते हैं। किसी को भी अपनी चालें ना सिखाएं, वरना उनका प्रयोग आपके ही खिलाफ किया जाएगा। शक्ति की पहली अवधारणा प्रकृति के साथ आदिकालीन मुठभेड़ों से उत्पन्न हुई थी। आसमान में बिजली चमकना, बाढ़, जंगली जानवर, इन शक्तियों के लिए किसी चिंतन या योजना की जरूरत नहीं थी। वे अचानक सामने आकर डरा देती थी। जिंदगी और मौत पर उसका अधिकार था और इसी तरह की शक्ति हम हमेशा पाना चाहते हैं। मुश्किल काम आसानी से करने का विचार शक्ति के सभी रूपों के लिए उचित है, क्योंकि शक्ति दिखावे और आपके द्वारा पैदा किए गए भ्रम पर निर्भर करती है। उन्हें देखने में आनंद आना चाहिए जब आप अपनी रचना की प्रक्रिया को उजागर करते हो। अपने शॉर्टकट और चालों को छिपाने का एक और कारण है, जब आप अपनी जानकारी उजागर कर देते हैं तो दूसरों को ऐसे विचार मिल जाते हैं जिसका इस्तेमाल वो आपके खिलाफ। हम सब में आत्म प्रदर्शन की प्रवृत्ति होती है। हम सब अपनी मेहनत और चतुराई की तारीफ सुनकर अपने गर्व को संतुष्ट करना चाहते हैं। हम उस मेहनत के लिए भी सहानुभूति पाना चाहते हैं जो हमें अपनी कला की चरम बिंदुओं तक पहुंचने में लगी। अपने रहस्य उजागर करने की इस आदत पर काबू रखें, क्योंकि इसका प्रभाव अक्सर आपकी आशा के विपरीत होती है। याद रखें, आपके काम जितने रहस्यमय होंगे, लोग उतने ही ज्यादा श्रद्धा करेंगे। ऐसा नजर आएगा जैसे आप भी वह काम कर सकते थे और अनूठी प्रतिभा का धनी दिखना बहुत शक्तिशाली होता है। विशेषज्ञों की माने तो उदासीनता से किया गया काम, चाहे जितना छोटा हो, उससे ना सिर्फ इसे करने वाले की योग्यता दिखती है, बल्कि अक्सर उदासीनता की वजह से वह काम वास्तविकता से ज्यादा बड़ा नजर आता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि देखने वाले यह मानते हैं कि जो व्यक्ति इतनी आसानी से इतना अच्छा काम कर सकता है, उसमें उससे ज्यादा योग्यता होगी। आगे रॉबर्ट ग्रीक बताते हैं कि हमें हर व्यक्ति की कमजोर नस पहचानने की जरूरत है। हर व्यक्ति की एक न एक कमजोरी होती है। हर महल की दीवार में एक न एक छेद होता है। यह कमजोरी आमतौर पर कोई असुरक्षा, कोई अनियंत्रित भाव या आवश्यकता होती है। यह कोई छोटा रहस्यमय सुख भी हो सकता है। चाहे यह जो भी हो,
एक बार मिल जाने पर आप इस कमज़ोर नस का इस्तेमाल अपने लाभ के लिए कर सकते हैं। हम सब में प्रतिरोध होता है। हम अपने चारों तरफ एक रक्षा कवच बना लेते हैं जो परिवर्तन के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है। यह रक्षा कवच हमारे मित्रों व दुश्मनों की घुसपैठ को रोकता है। बहरहाल यह जान लेना बहुत महत्वपूर्ण होता है कि हर इंसान के मनोवैज्ञानिक रक्षा कवच का कोई ना कोई हिस्सा कमज़ोर होता है जो घुसपैठ का प्रतिरोध नहीं करता। अगर आप इस कमज़ोर हिस्से को खोज लेते हैं और इसका इस्तेमाल करते हैं तो आप उस व्यक्ति को अपनी इच्छा के अनुसार ढाल लेंगे। कमजोरी खोजते समय सफलता की कुंजी सिर्फ यह नहीं है कि आप किसकी तलाश करते हैं, बल्कि यह भी है कि आप कहां और कैसे तलाश करते हैं। हर दिन की बातचीत में कमजोरियों का सबसे समृद्ध भंडार मिलता है, इसलिए सुनने की कला सीखें। लेखक की माने तो अधिकांश कमजोरियां बचपन में ही शुरू होती है, क्योंकि व्यक्ति अपना रक्षा कवच बचपन के बाद ही बनाना शुरू करता है। कमजोर नस की एक निशानी यह है कि जब आप इसे छूते हैं तो व्यक्ति अक्सर किसी बच्चे की तरह व्यवहार करने लगता है। इसलिए किसी ऐसे व्यवहार की तलाश करें जिसे बचपन में ही छोड़ देना चाहिए था। असुरक्षा और दुख। असुरक्षित लोग किसी भी तरह की सामाजिक मान्यता पाने के लिए ललायित रहते हैं। जो लोग दुखी हैं उनके दुख की जड़ें खोजें। असुरक्षित और दुखी लोग अपनी कमजोरियों को सबसे कम छिपा पाते हैं। उसमें भावनात्मक खालीपन को भरने की क्षमता शक्ति का बहुत बड़ा स्रोत होती है और लंबे समय तक लाभ देती है। कमजोर नस आपके शत्रु के कुछ रहस्य होते हैं जिनकी वह रक्षा करता है। वह अपने विचारों को उजागर नहीं करता है, लेकिन वे उनकी जानकारी के बिना ही कई तरीकों से प्रकट हो जाते हैं। एक बार जब आपको कमजोर नस मिल जाए तो आप उस पर अपना अंगूठा रखकर उसे अपनी मर्जी से नचा सकते हैं। हर व्यक्ति की कमजोर नस का पता लगाएं, इससे आप उससे अपनी इच्छा अनुसार काम करवा सकते हैं। इसमें संकल्प की कम, योग्यता की ज़्यादा आवश्यकता होती है। आपको यह पता होना चाहिए कि किस जगह पर हाथ रखना है। हर इच्छा का एक खास उद्देश्य होता है जो रुचि के अनुसार बदलता रहता है। सभी लोग किसी न किसी चीज़ के लिए ललायित रहते हैं। किसी व्यक्ति की मुख्य प्रेरणा को जान लेने से आपको उसके इच्छा की कुंजी मिल जाती है। आगे रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि शहंशाहों की तरह रहें। अगर आप सम्राट जैसा सम्मान पाने चाहते हैं तो सम्राट की तरह काम करना शुरू करें। आप जिस तरह से खुद को पेश करते हैं उसी से अक्सर यह तय होता है कि लोग आपके साथ कैसा व्यवहार करेंगे। घटिया या साधारण दिखने पर लोग आपका सम्मान बिल्कुल नहीं करेंगे। क्योंकि सम्राट खुद अपना सम्मान करता है, इसलिए दूसरों को भी उसका सम्मान करने की प्रेरणा मिलती है। शहंशाहों की तरह व्यवहार करके और अपनी शक्तियों में विश्वास दिखाकर आप स्वयं को मुकुट पहनाने की दिशा में ले जाते हैं। अगर आपको याद है तो हम बच्चों के रूप में हम अपनी ज़िंदगी बहुत उत्साह से शुरू करते हैं। हम दुनिया से हर चीज़ की आशा करते हैं और मांगते हैं। आमतौर पर यह समाज में अपनी पहली घुसपैठ करते समय यानी अपना कैरियर शुरू करते समय भी होता है। लेकिन बड़े होने पर हमें अपमान और असफलताएं मिलने लगती है। ये ऐसी सीमाएं बना देती है जो समय के साथ मजबूत होती जाती है। हम दुनिया से कम आशाएं करने लगते हैं और अपनी ही बनाई सीमाओं को मानने लगते हैं। हम झुकना और कंजूसी करना शुरू कर देते हैं। हम छोटे छोटे आग्रहों के लिए माफ़ी मांगना शुरू कर देते हैं। अगर हमारे क्षितिज सिकुड़ गए हैं तो इसका समाधान यह है कि हम जानबूझकर खुद को बदल लें। उस सफलताओं को ज़्यादा महत्व ना दें, अपनी सीमाओं को नज़रअंदाज कर दें और बच्चों की ही तरह मांग वो आशा करें। ऐसा करने के लिए हमें एक विशेष रणनीति अपनानी होगी जिसे मुकुट रणनीति कहा जा सकता है। इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं जिसमें सामान्य परिवारों में जन्मे लोगों ने मुकुट रणनीति का प्रयोग करके सफलता पाई है। इन लोगों की अपनी महानता में इतना दृढ़ विश्वास था कि वे सचमुच महान बन गए। इसकी शर्त सिर्फ इतनी है, आप में आत्मविश्वास कूट कूट कर भरा होना चाहिए। हालांकि आप जानते हैं कि आप खुद को धोखा दे रहे हैं, लेकिन सम्राट की तरह व्यवहार करें। इस बात की संभावना है कि लोग भी आपके साथ सम्राट की तरह व्यवहार करेंगे। शाही व्यवहार का मतलब यह नहीं है कि आप घमंडी बन जाएं। घमंड सम्राट का गुण लग सकता है, लेकिन दरअसल यह असुरक्षा का सूचक होता है। गरिमा दरअसल मुश्किल परिस्थितियों में पहनने के लिए आदर्श नकाब है। इस तरह से व्यवहार करें जैसे कोई चीज आपको प्रभावित नहीं कर सकती है और आपके पास प्रतिक्रिया करने के लिए काफी समय है। कभी अपना आत्मसम्मान ना गवाएं। अकेलेपन में भी खुद का अपमान ना करें। अपनी ईमानदारी को अपने सही होने का पैमाना बनाएं और बाहरी मानदंडों के बजाय आत्मचिंतन के प्रति कठोर रहें। बुरे दिखने वाले व्यवहार से दूर रहें, बाहरी सत्ता के आदेशों के कारण नहीं, बल्कि अपने गुणों के प्रति सम्मान के कारण। अगर आप अपना सम्मान करोगे तो आपको सेनेका के काल्पनिक शिक्षक की कोई ज़रूरत नहीं होगी। याद रखें, अपनी कीमत तय करना आप पर है,
कम मांगेंगे तो आपको कम मिलेगा, इसलिए ज़्यादा मांगे और यह संकेत दे कि आप शाही खजाने के काबिल हैं। जो लोग आपकी मांग को स्वीकार नहीं करेंगे वे भी आपके आत्मविश्वास के लिए आपका सम्मान करेंगे और अंततः यह सम्मान आपको ऐसे तरीकों से लाभ देगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। विशेषज्ञों की माने तो हर व्यक्ति को सम्राट की तरह व्यवहार करना चाहिए। अपने सभी कामों को सम्राट जैसा बनाएं, महान काम करें, ऊंचे विचार रखें और अपने सभी कामों के मध्य से यह प्रदर्शित करें कि भले ही आप सचमुच सम्राट नहीं हैं, लेकिन आप सम्राट बनने के काबिल हैं। आगे यह पुस्तक हमें बताती है कि हमें टाइमिंग की कला में माहिर बनना चाहिए। कभी भी जल्दबाजी में ना दिखें। जल्दबाजी से ऐसा लगता है जैसे आपका खुद पर और समय पर नियंत्रण नहीं है। हमेशा धैर्यवान नजर आए, जैसे आपको यह विश्वास हो कि आखिरकार आप सफल होंगे। सही पल को खोजें, समय की आत्मा को परखें, उन प्रवृत्तियों को समझ लें जो आपको शक्तिशाली बनाएगी। अगर समय अभी अनुकूल नहीं है तो मैं पीछे रहूँगा, लेकिन अनुकूल समय आने पर मैं कसकर वार करूँगा। समय एक कृत्रिम अवधारणा है जिसे हमने खुद बनाया है। हमने ब्रह्मांड के असीम स्वरूप को ज़्यादा सहनीय और मानवीय बनाने के लिए समय को ईजाद किया है। क्योंकि हमने समय की अवधारणा को बनाया है, इसलिए हम इसे कुछ हद तक मोड़ सकते हैं और इसके साथ खिलवाड़ भी कर सकते हैं। बच्चे का समय लंबा और धीमा होता है, जबकि वयस्क व्यक्ति का समय बहुत तेजी से गुजर जाता है। समय अनुभूति पर निर्भर करता है जो इच्छानुसार बदली जा सकती है। यह वह पहली बात है जो हमें टाइमिंग की कला में महारत हासिल करने के लिए समझ लेना चाहिए। हमारे पास 3 तरह के समय होते हैं जिससे हमें जूझना पड़ता है। हर एक में समस्याएं होती है जिसे कुशलता और अभ्यास से सुलझाया जा सकता है। सबसे पहले तो लंबा समय है, बरसों लंबा समय जिसका प्रबंधन धैर्य और मार्गदर्शन द्वारा किया जाना चाहिए। अल्पकालीन समय, जिसका इस्तेमाल आक्रामक हथियारों के रूप में अपने विरोधियों की टाइमिंग गड़बड़ाने के लिए करना चाहिए। अंत में समापन समय है, जब हमें योजना को तेजी और शक्ति के साथ पूरा करना होता है। हमने सही समय का इंतजार किया और इसे आने के बाद अब हमें हिचकना नहीं चाहिए। जब आप डर और अधीरता से शक्ति पाना चाहते हैं तो आप बहुत सी समस्याएं पैदा कर लेते हैं जिन्हें सुलझाने की ज़रूरत होती है। इन्हें सुलझाने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है जो उस स्थिति में नहीं लगता अगर आपने अपना समय लिया होता है। जल्दबाजी कभी कभार जल्दी तो पहुंचा देती है, लेकिन इससे नए खतरे खड़े हो जाते हैं। जल्दबाजी करने वाले लोग निरंतर संकट की स्थिति में रहते हैं और उन समस्याओं को सुलझाने में ही लगे रहते हैं जिन्हें उन्होंने खुद पैदा किया है। कई बार खतरे की स्थिति में कुछ ना करना ही सर्वश्रेष्ठ कदम होता है। आप इंतजार करते हैं और जानबूझकर अपनी गति धीमी कर देते हैं। जब सही समय आएगा तो अंततः यह आपको ऐसा अवसर देगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। समय को विवश करने का राज यह है कि आप दूसरों की टाइमिंग गड़बड़ा दें, उन्हें जल्दबाजी से काम करने, इंतजार करने, स्वाभाविक गति से भटकाने और उनके समय के एहसास को विकृत होने के लिए विवश कर दें। जब आप धैर्यवान रहकर सही समय का इंतजार करते हैं और अपने विरोधी की टाइमिंग गड़बड़ा देते हैं तो आप आधी लड़ाई जीत जाते हैं। लोगों से इंतजार करवाना समय को विवश करने का एक सशक्त तरीका है। वे नहीं जानते हैं कि आप क्या करने वाले हैं, क्योंकि घड़ी को आप नियंत्रित करते हैं। वे आपका इंतजार करते हैं और जल्दी ही आपको ऐसे अवसर देते हैं जिनका आप लाभ उठा सकते हैं। इसका विपरीत प्रभाव भी इतनी ही शक्तिशाली है। आप अपने विरोधियों से जल्दबाजी में काम करवाते हैं। उनके साथ शुरुआत तो धीमी करें, लेकिन फिर अचानक उस पर दबाव बढ़ा दें। उन्हें यह लगने दें कि हर चीज़ें तत्काल हो रही है। जिन लोगों के पास सोचने का समय कम होता है उनसे गलतियां ज़्यादा होती है, इसलिए उसके लिए डेडलाइन तय करें। बाज धैर्य और शांति से आसमान का चक्कर लगाता है। वह अपनी शक्तिशाली आंखों से सब कुछ देख लेता है। नीचे के लोगों को यह पता नहीं होता कि वह उन्हें देख रहा है। जब सही पल आता है तो बाज इतनी तेज़ी से नीचे झपट्टा मारता है, इससे बचा नहीं जा सकता। इससे पहले कि शिकार यह जान पाए कि क्या हो रहा है, बाज के नुकीले पंजे से दबकर वह आसमान में पहुंच जाता है। इंसान की परिस्थितियों में भी एक ज्वार आता है जिस पर सवार होकर तकदीर की मंजिल तक पहुंचा जा सकता है, लेकिन अगर इसका लाभ ना उठाया जाए तो ज़िंदगी का सफ़र उथले पानी और दुखों में ही खत्म होता है। आगे यह पुस्तक हमें बताती है कि अपने आभा मंडल को चकाचौंध में रखें। प्रबल छवि और प्रतीकात्मक मुद्राएं शक्ति का आभा मंडल बनाती है।
सब उन पर प्रतिक्रिया करते हैं। अपने आसपास के लोगों के सामने नाटक करें। इस नाटक में रोचक तस्वीरें और चमकते प्रतीक भी होने चाहिए जो आपकी उपस्थिति को बढ़ा चढ़ाकर बताते हों। दिखावे की चकाचौंध में कोई भी इस तरफ ध्यान नहीं देगा कि आप दरअसल क्या कर रहे हैं। शब्द खतरनाक तीर हैं और अक्सर लक्ष्य से दूर जाकर गिरते हैं। लोग हमें मनाने के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं वे दरअसल हमें अपने शब्दों पर सोचने के लिए आमंत्रित करते हैं। हम उनके कहे शब्दों पर विचार करते हैं और अंत में उनके अर्थ के विपरीत बात पर विश्वास करते हैं। कई बार हमें किसी व्यक्ति के शब्दों से हमें चोट पहुंचती है जबकि उसका कोई ऐसा इरादा नहीं होता है। शब्दों के कारण आप रक्षात्मक स्थिति में पहुंचते हैं। अगर आपको स्पष्टीकरण देना पड़े तो इसका मतलब यह है कि आपकी शक्ति पर प्रश्न चिन्ह लग चुके हैं। दूसरी तरफ छवि खुद ब खुद जवाब होती है। यह सवालों को हताश करती है, सशक्त सहचर्य उत्पन्न करती है और अनचाही व्याख्या का विरोध करती है। आगे यह पुस्तक हमें यह बताती है कि आप जैसा चाहें सोचें, लेकिन व्यवहार सबके जैसा करें। अगर आप समय के खिलाफ चलते नजर आएंगे, अगर आप वो पारंपरिक विचारों और वो प्रचलित तौर तरीकों को प्रदर्शित करोगे, तो लोग सोचेंगे कि आप सिर्फ उनका ध्यान खींचना चाहते हैं। इसलिए वे आपको अपने से अलग देखेंगे। चूंकि आपने उन्हें हीन महसूस कराया है, इसलिए वे आपको दंड देने का रास्ता खोज लेंगे। यह सबसे ज़्यादा सुरक्षित है कि आप सबके साथ घुल मिल जाएं और सामान्य दिखने का अभ्यास करें। अपने मौलिक विचार सिर्फ सहिष्णु मित्रों या उन्हीं को बताएं जिन पर आपको भरोसा हो कि वे आपके अनूठेपन की कद्र करेंगे। आगे लेखक बताते हैं कि हम सब झूठ बोलते हैं और अपनी सच्ची भावनाएं छिपाते हैं, क्योंकि पूर्णतः सच्ची अभिव्यक्ति सामाजिक रूप से असंभव है। बचपन से ही हम अपने विचार छिपाना सीख लेते हैं और कष्टकारी तथा असुरक्षित लोगों को वह बनाते हैं जो वह सुनना चाहते हैं। हम बहुत सावधानी से बोलते हैं ताकि उन्हें हमारी बात बुरी ना लग जाए। हम में से ज़्यादातर लोगों के लिए यह स्वाभाविक है। कई ऐसे विचार और सिद्धांत हैं जिन्हें अधिकांश लोग स्वीकार करते हैं और इस बारे में बहस करना बेकार है। हम उसी चीज़ पर भरोसा करते हैं जिस पर हम भरोसा करना चाहते हैं, लेकिन हम नकाब पहन लेते हैं। बहरहाल ऐसे लोग भी होते हैं जो अपनी स्वतंत्रता पर लगे इस तरह के बंधनों को असहनीय मानते हैं। वे अपने सिद्धांतों और विश्वासों की श्रेष्ठता साबित करना चाहते हैं, हालांकि उनके तर्क सिर्फ कुछ लोगों को ही सही लगते हैं, जबकि ज़्यादातर लोग उनसे चिढ़ जाते हैं। तर्क काम नहीं करते हैं। इसकी वजह यह है कि ज़्यादातर लोग बिना सोचे समझे अपने विचारों और सिद्धांतों को मानने चले आ जाते हैं। तर्क काम नहीं करते हैं। इसकी वजह यह है कि ज़्यादातर लोग बिना सोचे समझे अपने विचारों और सिद्धांतों को मानते चले जाते हैं। उनकी मान्यताओं में प्रबल भावनात्मक तत्व होता है। वे अपने सोचने की आदत को दोबारा नहीं ढालना चाहते हैं और जब आप उन्हें चुनौती देते हैं तो वे चिढ़ जाते हैं। समझदार और चतुर लोग जल्दी ही यह सीख लेते हैं कि चाहे उन्हें परंपरा पर विश्वास हो या ना हो, उन्हें पारंपरिक व्यवहार करना चाहिए और परंपरागत विचार व्यक्त करना चाहिए। इस तरह खुद को ढालने से इन लोगों को यह शक्ति मिल जाती है कि वे अपने मनचाहे विचार सोच सकते हैं और उन्हें अपने मनचाहे लोगों के सामने व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन उन्हें अकेलापन नहीं झेलना पड़ता। शक्तिशाली स्थिति में आने के बाद वे एक बड़े समूह को अपने विचारों के सही होने के बारे में विश्वास दिला सकते हैं। भेड़ों का झुंड काली भेड़ को दूर रखता है क्योंकि उन्हें यह विश्वास नहीं होता कि काली भेड़ उनमें से एक है। इसलिए काली भेड़ झुंड से पीछे रह जाती है या दूर चलती है, जहां भेड़िया इसे फंसा लेता है और खा जाता है। झुंड के साथ रहे। संख्या में शक्ति होती है। अपनी भिन्नताओं को अपने मन में ही रखें, उन्हें सबके सामने उजागर ना करें। कुत्तों को पवित्र चीज ना दें। सुअरों की तरफ मोती ना उछालें, क्योंकि वे उन पर पैर रखकर उन्हें चूर चूर कर देंगे और आप पर हमला कर देंगे।